चीन के एक कदम से अमेरिका हिल गया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि चीन का एक दांव कहीं चीन पर ही भारी पड़ सकता है। आखिर ऐसा क्यों? ये खबर क्या है, बताएंगे आपको। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि नए साल के मौके पर अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं तो फिर अपना बजट बढ़ा लें, क्योंकि कुछ कार कंपनियां आपको झटका देने की तैयारी में हैं। डिटेल में ये खबर भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं शुभम उपाध्याय, हमारे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहली खबर हम चीन और अमेरिका से शुरुआत करते हैं जी। ये चीन और अमेरिका में सर चल क्या रहा है? अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और ऐसा क्यों करना पड़ा? देखिए, जब हम बात चीन और अमेरिका की कर रहे हैं तो यहाँ ये बात शुभम बहुत साफ है कि हम दुनिया की दो महाशक्तियों की बात कर रहे हैं। एक वक्त था जब हम ये मानते थे कि रूस और अमेरिका संसार में सिर्फ दो ही महाशक्तियाँ हैं, लेकिन आज वो शीत युद्ध का दौर नहीं है। आज वो दौर नहीं है कि जब अमेरिका एक अकेली महाशक्ति ही पूरी दुनिया में होगा या रूस और अमेरिका जैसी दो महाशक्तियां पूरी दुनिया में होंगी। आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनको आप महाशक्ति कह सकते हैं। भारत भी उनमें से एक है और उन्हीं में से एक है आज चीन भी। चीन को किसी भी रूप में आप अमेरिका या रशिया के साथ जब आप कंपेयर करते हैं तब आप ये मान के चलें कि चीन एक बहुत न केवल क्षेत्रफल के आकार में बड़ा देश है, चीन का जो बिजनेस है पूरी दुनिया में, जो उनका एक्सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। और जब हम चीन की बात करते हैं तो यकीनन चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। चीन ने पिछले 50 सालों में जिस तेजी से खुद को बदला है, खुद को स्थापित किया है, खुद को महाशक्ति बनाया है, आप चीन को नकार नहीं सकते। जब हम बात कर रहे हैं आज अमेरिका और चीन की, तब हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने एक कदम उठाया। अमेरिका ने किया ये कि आयात शुल्क बढ़ा दिया, अमेरिका ने ये टैरिफ बढ़ा दिया। अब इसकी वजह से जो कुछ हुआ उसका डेटा एक यहाँ हमारे साथ मौजूद है और ये डेटा हमें ये बताता है कि चीन की एक्सपोर्ट में, यानी चीन जो आपका पूरी दुनिया में सामान को भेजता है, उसमें करीब करीब 6.7% की कमी आई है। यानी कि चीन का जो निर्यात था वो कम हो गया है। अब इंपोर्ट में अप्रत्याशित रूप से 3.9% की गिरावट आई है। अब देखिए, आयात और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जब हम कोई चीज़ आयात करते हैं तो इसका अर्थ है हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम कोई चीज़ निर्यात कर रहे हैं तब यानी कि हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब चीन एक उस तरीके की अर्थव्यवस्था है जिनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। यानी कि चीन जो आयात करता है वो कम होता है और जो चीन निर्यात करता है वो ज़्यादा होता है। अब चीन, चूंकि जैसा मैंने बताया दुनिया की फैक्ट्री उसको कहा जाता है, तमाम देश तमाम वहाँ पर कंपनियाँ काम करती हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं और वो पूरी दुनिया में फिर सप्लाई होते हैं। अमेरिका ने काम ये किया कि अमेरिका ने जो सामान चीन से आता है उस पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। आयात शुल्क बढ़ाने का अर्थ ये हुआ कि अब वहाँ पर वो सामान महंगा हो जाएगा। अगर सामान महंगा हो जाएगा तो इसका अर्थ ये है कि अमेरिकी लोग उस सामान को कम खरीदेंगे। अगर सामान कम खरीदा जाएगा तो जो कंपनियां हैं वो पीछे से सामान मंगाएंगी कम। अब जब पीछे से सामान मंगाया कम जाएगा यानी कि सामान बनेगा भी कम, और यदि सामान कम बनेगा तो इसका मतलब है कि उस पूरे देश को इस चीज़ का खमियाजा उठाना पड़ेगा, नुकसान होगा चीन को। अब जब चीन को नुकसान होगा तो चीन, ऐसा तो है नहीं कि वो पीछे रह जाएगा, और मैं वो भी आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात, अमेरिका में अब ये तय हो गया है पूरी तरीके से कि टिकटॉक पर भी वहाँ प्रतिबंध लगेगा। अब चीन की ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन पर अमेरिका में प्रतिबंध लगेगा। अब जब हम टिकटॉक की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बाइट डांस कंपनी की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि किस तरीके से अलीबाबा है, बाइट डांस है, ये उस तरीके की कंपनियां हैं चीन की जिनका पूरी दुनिया में अपना एक रुतबा है, पूरा ये मानी जाने वाली वहाँ पर कंपनियां हैं। हम हुआई की बात करते हैं जो एक बहुत प्रतिष्ठित मोबाइल निर्माता कंपनी है और कई तरीके के गैजेट भी वो बनाती है, तो अमेरिका ने उसको भी बैन कर रखा है। अमेरिका ने अब बाइट डांस को बैन कर दिया। तो ऐसी तमाम कंपनियां हैं चीन की जो अमेरिका में अब
बैन है। तो अमेरिका की कंपनियां चीन में बैन हो गई। चीन का जो सामान है उसको लेकर अमेरिका ने आयात शुल्क बढ़ा दिया। तो ये दोनों ऐसे कदम हैं जिनका चीन के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब यदि चीन के ऊपर इसका असर पड़ेगा, अब यदि चीन की अर्थव्यवस्था के इसके ऊपर असर पड़ेगा, यदि चीन को इसके जरिए नुकसान होगा अमेरिका के इस फैसले से, तो चीन पीछे नहीं रहेगा। तो चीन ने भी इस पर अपना एक दाव खेल दिया है। चीन ने कुछ ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं, ऐसे कुछ खनिज होते हैं जिनका जो अमेरिका को वो देता था, उनका वहाँ पर सप्लाई उसने रोक दी है। अब अमेरिका को जब ये सप्लाई रुक गई तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी आगे हम इस वीडियो में शुभम अपने दर्शकों को उसकी भी जानकारी देंगे। बिल्कुल सर, मेरा अगला क्वेश्चन यही था जो आप बताने जा रहे थे कि जो अमेरिका ने कदम उठाया है, जो टैरिफ अपने बढ़ा दिए हैं, एक्सपोर्ट चीन का कम होता जा रहा है, तो चीन ने भी कुछ ना कुछ इसके लिए अपना एक ऑप्शन चुन रखा होगा। इसका क्या काउंटर रहेगा चीन का इस फैसले पर? देखिए, जो रिपोर्ट्स हमारे पास में हैं शुभम, वो ये बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनका जो चीन के साथ रिश्ता है वो बड़ा खट्टा मीठा टाइप का रिश्ता रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप यकीनन थोड़ा हम ये देखते हैं कि वो एक अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत चलते हैं। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका में ही प्रोडक्शन ज़्यादा हो, अमेरिका के लोगों को ही जॉब ज़्यादा मिले अमेरिका के अंदर, और जो दूसरे देश से आके, ख़ासतौर पर चीन या भारत जैसे देशों से आकर लोग अमेरिका में नौकरी करते हैं, वो ऐसा न करें। तो अब हमें ये देखना होगा कि जो ट्रंप हैं वो इस पूरे मामले पर एक तो क्या रुख अपना रखेंगे। अब वो शपथ ग्रहण जब करेंगे तब टिकटॉक बिल्कुल उसके थोड़े ही दिन के अंदर बैन होना तय है। अब ये पूरा का पूरा मामला पहले से चलता आ रहा था। जो पुरानी सरकार थी अमेरिका की, उसने तकरीबन इस पे अपनी सहमति दे दी। जो अमेरिका का फेडरल कोर्ट है उसने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। अब ये माना जा रहा है कि वहाँ पर टिकटॉक बैन हो जाएगा। अब ट्रंप इस मामले में क्या उनका रुख रहेगा, एक तो वो देखना है। ट्रंप और चीन के जो रिश्ते हैं, यानी कि अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं, वो इन मुद्दों पर आगे किस तरह बढ़ेंगे, वो एक देखना होगा। हालांकि इस बीच चीन ने जो ये काम किया है कि अब ये कई तरीके के, शुभम मैं अपने दर्शकों को नाम भी बता देता हूँ, कई तरीके के मटीरियल हैं जिनकी सप्लाई अमेरिका के लिए रोक दी है। इसमें सीरियम है, इसमें समेरियम है, इसमें लेंथेनम है, इसमें ल्यूटेशियम है, इसमें अर्बियम है, थ्यूलियम है, यूरोपियम है, इटरबियम है और अट्रियम है। ऐसे कई जो रेयर मटीरियल्स हैं, रेयर अर्थ इनको कहा जाता है, इनको अब चीन अमेरिका को नहीं देगा। खास बात यह है कि जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे 2024 है, उसकी एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बताती है कि चीन के पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है इन मटेरियल्स का। इसके बाद में वियतनाम है, ब्राज़ील है, रशिया है, भारत है और कुछ अन्य देश हैं जिनके पास में ये मटेरियल्स मिलते हैं। अब अगर चीन इन मटेरियल्स को आगे नहीं बेचेगा, अब ये मटेरियल का शुभम होता क्या है, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि इन मटेरियल का होता क्या है। इसको लोग पारसमणि कह देते हैं, इसको लोग कह देते हैं कि यही वो है जो भविष्य की तकनीक है, यही वो मटेरियल्स हैं जिनसे भविष्य रचा जाएगा, यही वो मटेरियल्स हैं जिनसे नई दुनिया का निर्माण होगा। तो इनसे होता क्या है, इनसे देखिए ये आपके चिप में काम आते हैं, ये आपके सेमीकंडक्टर में काम आते हैं, ये एआई टेक्नोलॉजी में काम आने वाले मटेरियल्स हैं। ये उस तरीके के मटेरियल्स हैं, अगर अमेरिका के पास में ये नहीं होंगे तो अमेरिका जिस तरीके से अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत आगे बढ़ने की बात कर रहा है, तो अब देखना ये होगा क्या वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डिपेंड है अमेरिका इन मटेरियल्स के ऊपर खुद को नंबर 1 बनाने में, और चीन ने ये पूरी सप्लाई काट दी है। देखिए शुभम, यहाँ पे कुछ मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ और आंकड़े भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर चीन ने जापान को ये रेयर मटेरियल देना कम कर दिया है और पूरी दुनिया में 12 करोड़ टन इस जो रेयर मटेरियल्स हैं इनका भंडार है।
चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बुरुंडी, भारत, मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर ये जो मटेरियल्स हैं ये मिलते हैं। और रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया का जो कुल उत्पादन है उसमें से 90% उत्पादन चीन में ही होता है। यानी कि पूरी दुनिया को अगर चीन ये मटेरियल न दे तो पूरी दुनिया में जो ये टेक्नोलॉजी है वो शायद ना पहुंच पाए। और उसको उन फैक्ट्रीज को चलाने के लिए एआई की जब हम बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, अन्य चिप की बात कर रहे हैं, तो ये जो चिप हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने स्मार्टफोन में, अपने कंप्यूटर में, अपनी दुनिया की तमाम ऐसी चीज़ों में, सैटेलाइट में जिनको हम चिप को इस्तेमाल करेंगे, वो मटेरियल ही बनेगा चीन से आए इस जो कोर मटेरियल्स है उनसे। सबसे ज़्यादा भंडार शुभम चीन के पास है और अमेरिका जो है इस मामले में भारत से भी बहुत ज़्यादा पीछे है। खास बात यह है कि ये पूरी दुनिया में बहुत कम होता है। देखिए, सोना जैसे हमने अक्सर बताया कि इसलिए कीमती है क्योंकि वो दुनिया में कम है। हीरा कीमती क्यों है? हीरा कीमती इसलिए है क्योंकि वो करोड़ों साल में जाके हीरा बनता है। तो जो भी चीज़ दुनिया में कम होती है उसकी कीमत दुनिया में ज़्यादा होती है। और ये कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल साइंस है, सिंपल इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। तो अब पूरी दुनिया में ये जो मटेरियल हैं ये बहुत कम मात्रा में हैं और चीन में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो यकीनन चीन ये चाहेगा कि इसकी वाजिब कीमत चीन को मिले। और चीन ये भी चाहता है कि अमेरिका के दबाव में चीन ना आए। चीन की जो मीडिया है वो ये मान के चलती है कि जो पश्चिमी मीडिया है वो चीन के साथ भेदभाव करता है और लोगों को, पूरी दुनिया को गलत जानकारी देता है। तो अब चीन की जो मीडिया है वो उसका ऐसा दावा है, उसका ऐसा कहना है कि चीन में एक इस तरीके का माहौल है जो एंटी अमेरिका माहौल है। चीन के लोग ये चाहते हैं कि अब जो अमेरिका है सिर्फ उसकी ना चले पूरी दुनिया में, चीन भी अब चूंकि एक महाशक्ति है तो चीन की बात को भी गौर से सुना जाए। और यही कारण है कि चीन ने जैसे ही अब ये खबर आई कि अमेरिका ने आयात शुल्क बढ़ा दिया, अमेरिका की चीन की कंपनियां अमेरिका में बैन हो रही हैं, तो चीन ने भी ये फैसला किया कि ठीक है अब हम भी अपना ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है ये भी हम आपको नहीं देंगे। शुभम। अच्छा सर, जैसे हमने बात ही उस बात से शुरुआत की थी कि अमेरिका महाशक्ति है, चीन भी उस राह पर चल रहा है ना, महाशक्ति बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है इसका असर दूसरे देशों पर क्या पड़ेगा? जो एक वैश्विक जो हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उस पर क्या असर रहेगा इन दोनों देशों का? देखिए शुभम, एक रिपोर्ट ये बताती है कि अगर गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया तो अमेरिका की जीडीपी में 3.4 बिलियन डॉलर की कमी हो जाएगी। आप ये देखिए, ये जो रिपोर्ट्स हैं वो ये साफ तौर पर बताती हैं कि अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर अमेरिका प्रभावित होगा तो फिर अमेरिका यकीनन शुभम कोई ना कोई दूसरे कदम भी उठाएगा। बात अगर टिकटॉक की अगर हम करते हैं तो टिकटॉक ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका में ही बैन है, टिकटॉक दुनिया के कई देशों में बैन है। और सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं वो पूरी दुनिया में ही इस ऐप के लिए देखी गई हैं। जब हम बात हुआवे की करते हैं, जो प्रतिष्ठित मोबाइल कंपनी है चीन की, लेकिन उसके ऊपर कई तरीके के आरोप लग चुके हैं। ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं चीन की सेना का दखल इस कंपनी में है और अगर आप इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आपकी जानकारी है वो चीन की सेना तक भी पहुंचती है। ऐसा डेटा चोरी को लेकर, डेटा संबंधी जो चिंताएं हैं उनको लेकर पूरी दुनिया की चिंताएं हैं। तो आप जब चीन की बात कर रहे हैं तो, और ये हम देख रहे हैं कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक्स है उसमें यकीनन चीन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन चीन की प्रैक्टिसेस क्या हैं? चीन किस तरीके से अपना बिजनेस चलाना चाहता है? चीन क्या दबंगई के दम पे अपना बिजनेस चलाना चाहता है? क्योंकि इस सामान को खरीदना या ना खरीदना ये हमेशा आगे दूसरा जो पक्ष होता है जिसको ग्राहक कहते हैं, ये हमेशा उसकी मर्जी होती है। और जो फ्री ट्रेड की जब हम बात करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि भाई एक फ्री ट्रेड होगा यानी कि खरीदने वाला
और बेचने वाला ये आपस में तय कर लेंगे कि उसे खरीदना है या नहीं खरीदना है, इसमें बीच का कुछ मामला नहीं होना चाहिए। तो चीन का ये कहना है कि आप हमारे फ्री ट्रेड को रोक रहे हो अगर आप हमारे टिकटॉक को बैन कर रहे हो, आप फ्री ट्रेड को रोक रहे हो अगर आप हमारे ऊपर आयात शुल्क इंपोज कर रहे हो, आप हमारे फ्री ट्रेड को रोक रहे हो अगर आप हमारे जो कंपनीज हैं उनके ऊपर बैन लगा रहे हो। तो चीन की अपनी चिंताएं हैं, लेकिन जब आप दूसरा पक्ष सुनते हैं, अमेरिका का पक्ष सुनते हैं, तो वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है कि भाई आपकी कंपनियां डेटा चोरी कर रही हैं जिन पे हम बैन लगा रहे हैं, आप को हम आयात शुल्क आपका इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि हम अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम कर सकें। तो अब इसमें जो दोनों पक्ष हैं वो दोनों ही पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि चीन और रूस ये दोनों एक हमें पाले में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर चीन और रूस एक पाले में दिखाई देते हैं तो अमेरिका के पास दूसरा कौन यहाँ पर देश रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो चाइना प्लस वन की नीति है जिसके तहत अब पूरी दुनिया की कंपनियां चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं और साथ में एक कोई और देश देख रही हैं जहां पर वो अपना निर्माण का काम करें, तो मुझे लगता है भारत को इसका इस बीच में बहुत फायदा हो सकता है। और भारत में जिस तरीके से सेमीकंडक्टर कंपनियां लगातार आ रही हैं, जिस तरीके से मोबाइल कंपनियां लगातार आ रही हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां लगातार आ रही हैं, और हमारे पास देखिए डेटा के रूप में हमें यह भी पता है कि जिन रेयर अर्थ मटेरियल को चीन पूरी दुनिया को देने से मना कर रहा है वो रेयर अर्थ मटेरियल भारत के पास मौजूद है। तो अब क्या भारत इस मौके का फायदा उठाएगा तो कितना उठाएगा? भारत क्या दुनिया की फैक्ट्री बनेगा, हाँ या ना? क्योंकि मैन पावर आज की तारीख में हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा मैन पावर वाला देश है भारत। अब ऐसे में भारत क्या करेगा, पूरी दुनिया मुझे लगता है इसी को देखेगी। शुभम बिल्कुल सर, ये तो आने वाला समय बता देगा कि भारत क्या कदम उठाता है। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, और वो है एक आम नागरिक से जुड़ी हुई, क्योंकि नया साल आने वाला है सर, और नए साल पे कई लोग होते हैं जो अपना सपना पूरा करते हैं नई गाड़ी लेने का, लेकिन हो सकता है कार कंपनियां जो हैं उनको बड़ा झटका दे दे, क्योंकि कंपनियां कारों के दामों में बढ़ोतरी करने वाली हैं। सर क्या है ये पूरी खबर? देखिए होता क्या है कि ऐसा नहीं कि ये नए साल पे ही रेट बढ़ते हैं। होता क्या है कि ये वो मौसम होता है, त्यौहार वाला वो मौसम होता है, नवंबर का वो सीज़न होता है कि जब फेस्टिव मोड में कंपनियां होती हैं और कंपनियां अपने स्टॉक को क्लियर कर रही होती हैं। और जब कंपनियां अपने स्टॉक को एक मर्तबा क्लियर कर लेती हैं तो उसके बाद में वो यकीनन कुछ नए मॉडल्स लेके आती हैं, और ये नए मॉडल्स की जो बिक्री है वो अगले साल से चालू होती है। तो ये एक सेट पैटर्न है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। जब हम बात अब कारों की भारत की कर रहे हैं कि भारत में गाड़ियों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और कौन कौन सी गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो देखिए मारुति सुजुकी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाएंगे। हुंडई ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो भी अपनी जो कारें हैं उनकी कीमतें बढ़ाएंगी। टाटा मोटर्स ने कह दिया है कि 2025 से उनकी कारें करीब 3% तक महंगी हो जाएंगी, और किया इंडिया जो एक हुंडई की ही कंपनी है उसकी पूरी रेंज की जो कीमतें हैं उसमें भी करीब करीब 2% की उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब जनवरी 2025 से ये तमाम जो कंपनियां हैं इनकी जो नई कीमतें हैं वो लागू हो जाएंगी। और आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर आप इससे पहले पहले जो पुराना स्टॉक है अगर उसको खरीदते हैं तो यकीनन आप फायदे में रहेंगे, लेकिन अगर आप नए मॉडल का इंतज़ार कर रहे हैं तो यकीनन आपको कुछ पैसे ज़्यादा चुकाने होंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि नया मॉडल है और जैसा सर ने बताया कि ये जो पुराना स्टॉक है कंपनियां अगर उसे निकालना चाहती हैं तो वो आपको सस्ते में ज़रूर देंगी। सर एक सवाल ये भी है कि कार के जो दाम बढ़ने वाले हैं जो कंपनियां सोच रही हैं उससे उनकी बिक्री पर भी कुछ असर पड़ेगा? देखिए एक मैं आपको उससे पहले शुभम एक बहुत ज़रूरी बात कि ये जो गाड़ियों की जो कीमतें बढ़ रही हैं ये बढ़ क्यों रही हैं यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कल पुर्जों की कीमतें बढ़ गई हैं, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी तरीके के सेंसर अब गाड़ियों में लगते हैं, बहुत सारी तरीके की चिप गाड़ियों में लगती हैं, सेमीकंडक्टर गाड़ियों में लगते हैं। तो एक तो ये कि जैसा मैंने बताया कि रेयर अर्थ मटेरियल वाला अभी हम पूरी बात हमने दर्शकों को बताई, तो उसकी वजह से भी एक तो इसके रेट बढ़ रहे हैं गाड़ियों के। दूसरा कमोडिटीज़ के रेट चूंकि बढ़ गए हैं उस वजह से भी गाड़ियों के रेट बढ़ रहे हैं।
हम ये देखते हैं कि स्टील के रेट बढ़ गए, हम ये देखते हैं कि एल्यूमिनियम के रेट बढ़ गए, हम ये देखते हैं कि लोहे के रेट बढ़ गए। ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कार बनाने में किया जाता है, उनके दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो लागत है, कार बनाने की जो लागत है वो पहले की तुलना में वो बढ़ गई है, महंगी हो गई है। पहले कंपनियां जो गाड़ियां बनाती थी वो कम पैसे में बनती थी, अब जो कंपनियां गाड़ियां बना रही हैं वो ज़्यादा पैसे में बन रही हैं। तो एक तो ये कि जैसा मैंने बताया, तमाम चीज़ें महंगी हो गई जिनका इस्तेमाल करके कार को बनाया जाता है। रबड़ महंगी हो गई जिनका इस्तेमाल पहिया बनाने में किया जाता है। स्टील महंगा हो गया जिसका इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण गाड़ी के पार्ट्स में किया जाता है। एल्यूमिनियम महंगा हो गया जिनका इस्तेमाल गाड़ी के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में किया जाता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें महंगी हो गई। अब एक बात ये कि कंपनियों का खर्चा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि कंपनियां लगातार नई डीलरशिप खोलती हैं, नए लोगों को नौकरियों पर रखते हैं। इसका जो एक तमाम असर होता है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल गाड़ी की कॉस्ट पर भी आता है। सर एक बार ये भी हो सकती है कि जो सरकार जो सुरक्षा के दृष्टि से जो एयर बैग्स वगैरह जो, बिल्कुल, देखिए अब 6 एयरबैग का सिस्टम हो गया है, तो अब गाड़ियों में 6 एयरबैग हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि वो 6 एयरबैग की वजह से भी गाड़ी की कीमतें, पहले से ये तय था कि कुछ तो कीमतें बढ़ेंगी। अब जो नई होंडा ने अपनी नई सेडान लॉन्च की है, अमेज का नया मॉडल फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, उसमें 6 इस बार एयरबैग दिए गए हैं। तो यकीनन जो कीमत है वो पिछली वाली अमेज की तुलना में वो इस बार बढ़ गई है। इस बार आप देखेंगे जो नई स्विफ्ट डिज़ायर है उसकी जो कीमत है वो पिछली वाली से थोड़ा सा ज़्यादा है। जब आप बात करेंगे टाटा की, तो टाटा की जो कीमतें हैं वो थोड़ा सा बढ़ गई हैं। रिपोर्ट ये बताती है एल्यूमिनियम, जिंक, रबड़, इनकी भी कीमतें बढ़ी हैं। लॉजिस्टिक यानी कि जो रखरखाव का खर्चा है वो भी बढ़ गया है, और गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह तक जो पहुंचाने का खर्चा है वो भी बढ़ गया है। जब गाड़ी फैक्ट्री में बनती है तो उसके बाद बड़े बड़े ट्रकों से उनको शोरूम तक पहुंचाया जाता है शुभम। तो पेट्रोल की यदि कीमतें बढ़ेंगी, यदि ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ेंगी, तो वो असर भी उस पे आएगा। अब रिपोर्ट ये कहती हैं एल्यूमिनियम की कीमतें करीब 10% बढ़ गई हैं पिछले एक साल में। रबड़ की कीमतें करीब 26.8% बढ़ गई हैं पिछले एक साल में। रुपये में गिरावट आई है, डॉलर का भाव बढ़ गया है, और इसकी वजह से जो मटेरियल बाहर के देशों से मंगाया जाता है कार को बनाने के लिए, उसमें भी अब ज़्यादा पैसा कंपनियों को खर्च करना पड़ रहा है। और ये भी वजह है कि लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो महंगी होती जा रही हैं। हुंडई मोटर ने साफ कर दिया है कि करीब करीब 25,000 रुपये तक उनकी गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी, और मारुति सुजुकी ने करीब 4% तक दाम बढ़ाने की अपनी जानकारी दी है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमजी मोटर, ऑडी, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू, इनकी जो रेट हैं वो 3-3% बढ़ जाएंगे। और मारुति, महिंद्रा, एमजी मोटर, हुंडई के अलावा 1 जनवरी 2025 से ये जो नए दाम हैं ये लागू हो जाएंगे शुभम। हाँ बिल्कुल सर, जैसे मैं आपसे भी पूछ रहा था कि दाम बढ़ रहे हैं, कंपनियां बढ़ाने जा रही हैं नए साल में, बिक्री पर इसका कुछ असर दिखेगा? बिक्री कम होगी या फिर लोग सोचेंगे कोई बात नहीं, हमें नई चीज़ मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, तो लोग अपने उसी माइंडसेट से जाएंगे, नहीं हमें तो नई कार लेनी है तो नहीं लेनी है? शुभम देखिए, बिल्कुल आप, ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और मैं फाडा की, मैं आपसे बात करते करते मैंने रिपोर्ट भी डाउनलोड कर ली है। नवंबर 2024 की ये रिपोर्ट आ गई है, और ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है? रिपोर्ट हमें ग्रोथ दिखा रही है। रिपोर्ट हमें दिखा रही है टू व्हीलर की जो ग्रोथ है, इसके अंदर हमें 14% का उछाल देखने को मिल रहा है। 3 व्हीलर की ग्रोथ में 7% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है, और टोटल हमें करीब 11% का, 10.97% का हमें यहाँ उछाल देखने के लिए मिल रहा है। जब हम बात कर रहे हैं कि जो लाइट व्हीकल्स हैं उनका क्या रहा, नवंबर में उनकी जो बिक्री है वो थोड़ा सा गिर गई है, और मंथ ऑन मंथ यदि हम बात करेंगे तो ये करीब 15% गिर गई है, और ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो करीब 6% ये गिर गई है। तो हाँ, थोड़ा यहाँ नुकसान तो हुआ है, लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं, क्योंकि टू व्हीलर की बिक्री बहुत बढ़ी है, तो फाडा का जो डेटा है वो उसमें तो उछाल दिखाता है, लेकिन हाँ, जो
जो अक्टूबर में जो फेस्टिव सीजन के टाइम पे जो बिक्री थी वैसी बिक्री नवंबर में नहीं रही है। लेकिन हाँ, अब चूंकि कई नए मॉडल आए हैं तो ये देखने वाली बात होगी शुभम कि ये जो नए मॉडल्स हैं ये कैसा परफॉर्म करेंगे। जब हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि मार्केट शेयर नवंबर में 41% मारुति सुजुकी का था, 13% मार्केट शेयर हुंडई मोटर्स का था, महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास 11% था और 14% करीब था, 14.72% टाटा मोटर्स के पास, टोयोटा के पास 4.81% था, किया के पास 5.57% था, स्कोडा के पास 2.14% था। तो ये तमाम जो डेटा है वो फाडा का डेटा है और फाडा एक संस्था है जो गाड़ियों के बिक्री का डेटा पूरे देश में मुहैया कराती है। और ये डेटा हमें ये बताता है कि नवंबर 2024 में नवंबर 2023 की तुलना में कुछ कमी आई है। नवंबर 2023 में गाड़ियां ज़्यादा बिकी थीं, नवंबर 2023 के मुकाबले हम थोड़ा सा यहाँ पर कमी देखते हैं। 3,73,140 गाड़ियां बिकी थीं नवंबर 2023 में, जबकि 3,21,943 गाड़ियां बिकी हैं ये नवंबर 2024 में शुभम। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हाँ, थोड़ा कमी तो आई है जब हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं गाड़ियों की बिक्री पर। लेकिन हाँ, ये जो अब नए मॉडल्स लगातार आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि यकीनन थोड़ा एक बार फिर इसमें उछाल आएगा। मगर हाँ, ये ज़रूरी एक बात है कि गाड़ी जो है उसके दाम बढ़ गए हैं, तो गाड़ियों को इस बार जब आप खरीदेंगे तो केवल शौक या केवल मन के हिसाब से नहीं खरीद पाएंगे। इस बार आपको अपनी जेब का भी हिसाब ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल सर, और ऑटो सेक्टर भी चाहेगा कि नया साल जो आए उनके लिए काफ़ी अच्छा रहे, क्योंकि जैसे आपने बताया पिछले साल की तुलना में इस साल कमी दिखाई गई है सेल में। तो 2025 ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा बढ़िया हो और जो नई गाड़ियां कंपनियां ला रही हैं ग्राहक उसको खरीदें। तो ये रहा आपके लिए शो आज का धन धनाधन, और उम्मीद करते हैं आपको इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। और शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।